दोस्तों, बार बार टीवी न्यूज और डिबेट्स में सवाल पूछा जाता है कि अगर मोदी नहीं तो कौन, और देश की जनता ने जवाब तो दिया है, राहुल गांधी तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या मोदी के सामने राहुल गांधी टिक पाएंगे? नहीं। लेकिन साथ ही एक सच्चाई ये भी है कि नरेंद्र मोदी अब 72 साल के हो चुके हैं और बीजेपी आरएसएस में रवायत रही है कि एक उम्र के बाद इन संगठनों से जुड़े लोग अपना पद छोड़ देते हैं। इसीलिए आज हम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट और उनकी पार्टी के कुछ लोगों के बीच में से कुछ ऐसे नामों के बारे में बात करेंगे जो 2029 में या 2024 में भी प्रधानमंत्री बनने का दावा ठोक सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो नाम कौन से हैं। बस आपको बने रहना है वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेमंत बिस्वा शर्मा इस लिस्ट में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह है। अभी के पॉलिटिकल हालात देखे जाएं तो इनसे भी बड़े नेता पार्टी में मौजूद हैं और साथ ही इन्होंने अभी हाल के कुछ सालों में पार्टी में ज्वाइन किया है, जो इनकी दावेदारी थोड़ी सी कमजोर कर देता है। लेकिन फिर भी असम के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कमाल का काम किया है और इस वक्त असम की जीडीपी पंजाब के बराबर हो गई है। हेमंता का कंट्रोल सिर्फ असम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि असम की पावर के कारण वो पूरे नॉर्थ ईस्ट को कंट्रोल करते हैं और आगे सभी राज्यों में सरकार बनवाने में उनकी एक अहम भूमिका रही है। इसके अलावा हेमंता दा का इन्फ्लुएंस पूरे भारत भर में है और कई पार्टीज में उनके दोस्त मौजूद हैं। ये भी एक वजह रही है कि जब भी किसी गैर बीजेपी सरकार के एमएलए बगावत करने लगते हैं तो हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम उस प्लानिंग में अपने आप ही जोड़ दिया जाता है। उन्हें इस वक्त पार्टी में अमित शाह के सक्सेसर के रूप में भी देखा जाता है। अगर बहुमत से बीजेपी नहीं जीतती है तो उनके पास इतनी क्षमता है कि वो अलग अलग पार्टी के अलायंस बनाकर केंद्र में एक मिलीजुली सरकार खड़ी कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ को आजकल कौन नहीं जानता। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 2017 में योगी को यूपी जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बनाना शायद बीजेपी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था और उसका नतीजा हमने 2022 में भी देखा, जब कई सालों बाद यूपी में किसी सरकार को दूसरी बार शपथ लेने का मौका मिला। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने भी अपना इन्फ्लुएंस यूपी के बाहर तक असर्ट किया है और आज वो इलेक्शन कैंपेन करने के लिए देश के कई राज्यों में स्टार प्रचारक के रूप में भी जाने जाते हैं। वैसे तो आप इनके लिए भी आर्गुमेंट दे सकते हैं कि इनसे पहले भी लाइन में कई और लोग हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है और उनका यूपी के रिपोर्ट कार्ड देश के सामने आने लगा है, वो आम जनता के बीच में एक पैन इंडिया नेता के रूप में उभरे हैं और देश के सबसे ज्यादा संख्या वाले राज्य का मुख्यमंत्री होने के कारण उन्हें लोकसभा में भी उनके लिए एक डोमिनेटिंग सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अमित शाह, ये चॉइस काफी ऑब्वियस है, लेकिन कुछ चैलेंजेस के कारण इनका रास्ता भी आसान नहीं दिखता है। एक तरफ तो अमित शाह इस वक्त बीजेपी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं और देश भर में लोकप्रिय हैं। साथ ही उनके 370 को हटाने जैसे फैसलों के कारण उन्हें एक विजनरी नेता ही माना जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर उनके लिए कई सारे नेता बड़े चैलेंजर्स के रूप में भी उभरे हैं। लेकिन मोटा भाई ने अपनी दावेदारी मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्हें जब लगा कि योगी उनके चैलेंजर बन सकते हैं तो 2017 में उन्होंने 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स के साथ में यूपी भेज दिया और जब 2022 का चुनाव बीजेपी वहां जीती तो कई सारे मंत्रियों को यूपी की कैबिनेट में सिर्फ इसलिए फिट किया गया ताकि योगी के राइज को कंट्रोल किया जा सके। हमेशा से ही नरेंद्र मोदी के साथ रहने वाले अमित शाह ने अपने राजनीतिक करियर में हार से ज्यादा जीत देखी है और साथ ही उनकी कमिटमेंट और वर्क एथिक भारत में सिर्फ कुछ ही और नेताओं में मिलती है। पर क्या अमित शाह प्रधानमंत्री बन पाएंगे या एल के आडवाणी की तरह पीएम इन वेटिंग ही वो करने जाएंगे? इसका जवाब आप ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, तो हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। नितिन गडकरी, दोस्तों अगर इस वक्त देश में कोई नेता है जिसकी तारीफ विरोधी भी करते हैं तो वह है नितिन गडकरी। like to praise him because he is the one minister here who speaks his heart and tells the truth. नितिन गडकरी ने हमेशा ही बीजेपी में पावर का एंजॉय किया और वो बीजेपी के राष्ट्र अध्यक्ष होने से लेकर केंद्र के भी मंत्री हैं। नितिन गडकरी महाराष्ट्र से आते हैं जो लोकसभा सीट्स के मामले में काफी बड़ा राज्य है और यहाँ पर फाइनेंशियल कैपिटल भी इतना है कि वो उन्हें काफी पावर देता है। नितिन गडकरी का अगर पिछले 8 सालों में सड़क परिवहन मंत्री के रूप में काम देखा जाए तो आप उनकी तारीफ करते हुए थकेंगे नहीं। फिर चाहे वो रोड की कंडीशंस बेटर करना हो, नई रोड्स बनाना हो या फिर फास्टैग जैसी टेक्नोलॉजीज को लाकर एक क्रांति पैदा करनी हो, उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। इसके अलावा वो बीजेपी के आइडियोलॉजिकल पावर हाउस माने जाने वाले संगठन आरएसएस के भी चहीते रहे और उनके बाकी पार्टीज में भी अच्छे दोस्त हैं। अगर कभी मिलीजुली सरकार बनाने की बात आती है तो ये मुमकिन है कि बहुत सी पार्टीज उन्हें समर्थन दे दें। यही वजह रही है कि मोदी और शाह की जोड़ी भी उनकी पावर को अब समझ गई है
और ताकि वो बाद में किसी तरह से चैलेंजर ना बन जाएं। इसीलिए उन्हें इस साल बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड से भी हटा दिया गया था। नितिन गडकरी ने भी इस तरह हटाए जाने पर सीधे शब्दों में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने संकेत तो दे दिए थे कि उस फैसले से बहुत खुश नहीं थे। एस जयशंकर, शायद ये लिस्ट आज से कुछ सालों पहले बन रही होती तो हम एस जयशंकर के नाम की उतनी चर्चा नहीं करते, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से उन्होंने दुनिया भर में घूमकर पश्चिमी देशों को एक्सपोज किया है और बहुत ही सुलझे हुए ढंग से भारत की विदेश नीति को संभाला है, वो भी अब एक पॉपुलर नेता के रूप में जनता के बीच जाने लगे हैं। एस जयशंकर ने एक डिप्लोमेट के रूप में अपना काफी वक्त चीन और बाकी देशों से डील करते हुए बताया और वो मोदी सरकार के कुछ सबसे पढ़े लिखे मंत्रियों में से एक हैं। एस जयशंकर की भी कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज में अच्छी दोस्ती है। हालांकि वो राजनीति के दाव पेच खेलने में कितने माहिर हैं, इसका जवाब आने वाले टाइम में मिल सकता है। एस जयशंकर को एक तरह के क्राइसिस मैनेजमेंट पीएम के रूप में हम शायद देख सकते हैं। जिस तरह 2004 में जब सोनिया गांधी ने पीएम ना बनने का फैसला किया था, तब कांग्रेस में अचानक से प्रणब मुखर्जी जैसे कई सत्ता के दावेदार पेश हो गए थे, लेकिन तब मनमोहन सिंह को पीएम बनाया गया ताकि वो पार्टी और सरकार को डोमिनेट ना कर पाए। अगर कभी बीजेपी में इस तरह की सिचुएशन आती है और अचानक से पीएम पोस्ट के लिए कई दावेदार पैदा हो गए, तो ये मुमकिन है कि इनका नाम आगे कर दिया जाए। निर्मला सीतारमण, वैसे तो निर्मला सीतारमण की दावेदारी अब तक इस लिस्ट में सबसे कमजोर लगती है, लेकिन राजनीति से अगर हमने एक चीज सीखी है तो वो ये है कि यहाँ पल भर में खेल बदल जाता है। इसके अलावा अगर आप पावर स्ट्रक्चर को देखें तो प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री की पोस्ट सरकार में सबसे पावरफुल मानी जाती है। अभी तक हमने सिर्फ वित्त मंत्री की बात नहीं की है, और अगर ईमानदारी से देखा जाए तो निर्मला सीतारमण ने भी बीते कुछ सालों में लोगों के मन में एक अनोखी छाप छोड़ी है। आप उनके फैसलों पर सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन फिर चाहे वो पार्लियामेंट की डिबेट्स हो या फिर कोई अनऑफिशियल इंटरेक्शन, निर्मला सीतारमण ने हर जगह सवालों से बचने के बजाय उनका सामना किया है, जिसके लिए उन्हें काफी सराहा भी जाता है। दक्षिण भारत से होने के कारण उन्हें इन राज्यों में भी एक एज मिलता है, और अगर कभी स्थिति आती है कि कोई कोalition की सरकार बनाने की जरूरत पड़ जाए तो कई दक्षिण भारतीय पार्टियां भी उन्हें समर्थन दे सकती हैं। दक्षिण भारत के कई राज्यों में अभी भी बीजेपी सरकार बनाने में असफल रही है, जिसे वो निर्मला सीतारमण के इन्फ्लुएंस से बदल सकते हैं। और जब उन्होंने पिछले पार्लियामेंट सेशन के दौरान जीएसटी काउंसिल द्वारा टैक्स बढ़ाए जाने पर तमिल में जवाब दिया था, तब उन्होंने अपनी प्रतिभा को दर्शाया भी था। वैसे भी टाइम हो चला है दोस्तों कि भारत को उसकी दूसरी महिला प्रधानमंत्री मिले, और शायद ये फैक्टर उन्हें आगे इस रेस में फेवर करे। तो ये थे कई नाम जो इस वक्त मोदी सरकार में प्रधानमंत्री पोस्ट की रेस में या फिर हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ नेताओं की तरफ अगर आपको देखना है तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, या फिर अगर बहुत आगे की सोची जाए तो अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं को आप कुछ सालों बाद एक बेहतर पोजीशन में देख सकते हैं। लेकिन आगे क्या होगा ये तो सिर्फ जनता ही बता सकती है। इन सभी लोगों में से आप किसे अगला प्रधानमंत्री देखना पसंद करेंगे, अपनी राय में कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।